ना, जैसे इनकम पे इनकम टैक्स होता है, डिविडेंड पे डिविडेंड टैक्स होता है। डिविडेंड टैक्स टू एन एक्सटेंट कंपनी को पे करना पड़ता है, बियॉन्ड दैट शेयर होल्डर्स पे करते हैं। इसको ज्यादा इनकम टैक्स को हमें डिटेल मतलब डिविडेंड टैक्स को जानने की जरूरत नहीं है, बट हमारे को लिखा है हमने पे किया, हमने उस एंगल से देखा। डिविडेंड इज एन डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो उसका जो टैक्स भी है हमारे लिए, तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का ही काम करेगा। बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन, अगर डिविडेंड हमारे लिए अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो डिविडेंड पे जो टैक्स भी हमें देना पड़ रहा है वो भी तो हमारे लिए अप्रोप्रिएशन का ही काम करेगा। करेक्ट। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, इस क्वेश्चन के अंदर पहला पॉइंट आया डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ठीक है पुत्र, एडजस्टमेंट नंबर वन, जब कुछ भी नहीं दिया तो कहना है ऐसे, डिविडेंड पेड इज इक्वल टू, देखो थोड़ा थोड़ा अब आप मेरी हेल्प करोगे, डिविडेंड पेड इज इक्वल टू मेड, dividend paid will go to financing minus dividend made will go to appropriation in NPBT and EOI. Dividend made will go to appropriation and EOI. Then comes depreciation on machinery written off। तो ठीक है, हमारे पास मशीन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, जरा आंखें फोड़ के पढ़ना कितना है यार ये, 3 3 60, क्या 338 होगा वो, है ना? 338 और वो होगा 3 लाख, और हमारे ईयर उल्टे हैं, तो थोड़ी प्रिंटिंग थोड़ी सी क्या बहुत ही जल्दी है। ओपनिंग बैलेंस आपको मशीनरी का कितना दिया है? 3 लाख। क्लोजिंग 338। और देखो, अगर इस क्वेश्चन में सिद्धार्थ मुझे सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी होती ना पुत्र, शायद मैं आज मशीन का अकाउंट बनाता ही ना, क्योंकि मशीन का अकाउंट बनाने से आपको मिलना क्या है, परचेज या सेल? मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। प्लीज ये बातें पेपर के लिए भी याद रखना। एट टाइम्स वो आपको बोलेगा प्रिपेयर ओनली ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग, बोर्ड में ऐसा हुआ है, तो मुझे अगर इन्वेस्टिंग नहीं बनानी तो मशीन अकाउंट बना के मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? मशीन अकाउंट से मेजर दो चीजें चाहिए होती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, एक डेप्रिसिएशन और एक प्रॉफिट या लॉस। यहां इस क्वेश्चन में सेल की बात ही नहीं हो रही, तो बचा क्या? प्रॉफिट या लॉस वो आ नहीं सकता, डेप्रिसिएशन वो डायरेक्टली दिया हुआ है। तो प्लीज, अगर सिर्फ ऑपरेटिंग या ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना होता तो हम मशीनरी अकाउंट नहीं बनाएंगे टू सेव आवर टाइम। Straight away we'll use the depreciation, but yes, here we have to do the full question. Depreciation account debit to machinery account credit, which is 28,000. This will go to operating plus, because it's a नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस बट नॉन कैश एक्सपेंस। देखो ये चीजें शायद वाइवा में कुछ बच्चों को अभी तक काम आ चुकी होंगी, जिनका वाइवा हो चुका है, कुछ टीचर्स पूछ लेती हैं। एंड दिस विल गो टू इन्वेस्टिंग माइनस। देन कम्स द पॉइंट नंबर थ्री, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। एंड जैसे ही मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स पढ़ रहा था, नीचे फिर से मुझे इनकम टैक्स दिख गया। नीचे मुझे फिर से इनकम टैक्स दिख गया। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वॉज मेड एज 66,000। तो क्या मेरे पास प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है कितना है बच्चों, 60 एंड 70? तो मैंने बनाया प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता तो मेरे बच्चों को पता है, तब हमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। मेड इज इक्वल टू पेड एंड पेड इज इक्वल टू मेड हो जाता है। अब देखो, आप ये भी नहीं कह सकते सर आप इतने टफ टफ पॉइंट कराते हो, आप लोगों के किसी के स्कूल का प्री बोर्ड पेपर ही उठाया है। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर ए बिजनेस इज लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट एंड क्लोजिंग बैलेंस डेबिट। देन टैक्स मेड कितना है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड कितना है? 66,000।
126। तो टू बैंक कितना आया? 56। आप बड़े प्यार से सुनना, ये जो टू बैंक आया इसमें क्या इंक्लूडेड है? इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 4600 ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड टैक्स। तो एक छोटी सी बात का जवाब देना, अगर पेड में डिविडेंड टैक्स इंक्लूडेड है तो मेड में भी तो इंक्लूडेड होगा। अगर वो पेड में इंक्लूडेड है तो मेड में भी। ये सेम वैसे ही पॉइंट है बच्चों जो आप मुझसे इनकम टैक्स रिफंड का पूछ रहे हो। तो ये जो अमाउंट आया है, कैन आई से, ये जो अमाउंट आया है कैन आई से, जो टैक्स मेड किया है प्रोविजन फॉर टैक्स, इसमें इनकम टैक्स भी है और डिविडेंड टैक्स भी है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिखा है, उसने इनकम टैक्स वर्ड थोड़ी लिखा है। करेक्ट, मैंने अकाउंट प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का बनाया, बट इसके अंदर दोनों आया। ऑलराइट, चलते हैं आगे। तो अब मेरे पास ये फिगर्स आ चुकी हैं और मुझे पता है इसके अंदर आपका क्या है, 4600 एंड 51400। ब्रेकअप कर लिया मैंने, राइट। थोड़ी देर के लिए हम इस ब्रेकअप को भूल जाएंगे, जब क्वेश्चन करेंगे मैं आपको बताऊंगा क्यों, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अभी मैंने आपको बता दिया जो उसने बताया। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। बैंक लोन वॉज रीपेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1780। बैंक लोन था कितना उत्तर? 12% बैंक लोन, 140 से जीरो हो गया। तो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 140 ही है बच्चों पे। ओपनिंग 140, क्लोजिंग जीरो। तो इस केस में हमें इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोन हैज बीन रीपेड इन द बिगिनिंग। तो आपकी लायबिलिटी तो 140 से जीरो कब हो गई? राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो सिर्फ अपन यहां पे लिख के छोड़ देते हैं, 12% बैंक लोन रीपेड 1,40,000। करेक्ट, विच इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउटफ्लो। अब बचा हमारे पास कॉम्प्यूटेशन ऑफ एनपीबीटी एंड ईओआई। तो उसका दूसरा इफेक्ट नहीं होगा? किसका? बैंक लोन रीपेड एडिशन बच्चों जब मैं अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें कुछ बैलेंसिंग फिगर आएंगे। हम्म। और दूसरी बात, अब देखो आप मेरी बचपन की एक बात 11th की भूल गए हो, आप 11th में मेरे साथ थे वैसे तो। यहाँ पे आपने इंग्लिश पढ़ी है, अमाउंट तो बैलेंस शीट से ही उठाई है। तो अमाउंट का तो फिर एक ही इफेक्ट होगा। ये तो सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रहा है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं या नहीं करूं। ये तो आपको सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है पुत्र, इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं या नहीं करूं। डिफॉल्ट अज्यूम करके चलेंगे एंड ऑफ द ईयर हम देखेंगे। हाँ, डिफॉल्ट हम मान के चलेंगे एंड ऑफ द ईयर देखेंगे। एजम्पशन होती है पुत्र, इट इज ऑलवेज एन एजम्पशन। वो मेंशन करना पड़ेगा रीपेड करके। जब ओपनिंग या क्लोजिंग में से कोई जीरो होता है, मेरी एजम्पशन ऐसी होनी चाहिए क्योंकि मैं काम चोर हूं, मुझे इंटरेस्ट ना कैलकुलेट करना पड़े। दिस इज व्हाट आई हैव सेड ऑलवेज। तो वो आपको उस समय प्लान करना होगा। ओके, अब कंपटीशन, अब थोड़ी देर के लिए ना ब्रेकअप को भूल जाओ बच्चों प्लीज। मेरी सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, याद है जो पॉइंट कंफ्यूजन क्रिएट करे तो मैं क्या कहता था, गंजा बना दो। गारंटी में पहले गारंटी को भूल जाओ फिर गारंटी लगाओ। आप इस पॉइंट को भूल जाओ, ऐसा कुछ लिखा था। लेट अस एज्यूम ये पॉइंट ही नहीं है पेपर में। तो क्या मैं कह सकता हूं, प्लीज अभी आंसर लिखना मत, पहले सुनना, मैं दिखा दूंगा। नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट कितना आया पुत्र? ये रहा सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 200 रुपए, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 200 रुपीज। प्लस या माइनस देख लेते हैं। अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से करंट ईयर के प्रॉफिट कम हो गए, तो अब एड बैक कर। कितना मतलब? एड डिविडेंड मेड। डिविडेंड मेड कितना था, मैं फिगर लिखना भूल गया था पुत्र, 46,000। ये कितना आ गया बच्चों? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
ऐड, क्या करूं ऐड, टैक्स मेड, कितना, 1,32,200। हम ऐड करेंगे डिविडेंड टैक्स वाली। आप, मैंने क्या बोला अभी, थोड़ी देर के लिए मान लो वो डिविडेंड है ही नहीं। आप थोड़ी देर के लिए मान लो प्लीज, मेरी बात समझो। इससे आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आज थोड़े डिफरेंट अंदाज में। आप भूल जाओ मैंने ये ब्रेकअप कर रखा है, और आप भूल जाओ सिद्धार्थ ये पॉइंट नंबर 4 था अभी। तो ये मेरा एनपीबीटी एंड ईओआई आया। अभी प्लीज आंसर मत लिखना, अभी सिर्फ सुनना बच्चों। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट नहीं होता तो आप क्या करते हैं, यही सब करते ना। एनपीबीटी ईओआई कितना आया, 132, 200। ये मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूँ कि कभी भी कोई पॉइंट अटके तो हाउ यू कैन थिंक ऑफ, टाइम जरूर थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, बट यू विल बेल आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। एनपीबीटी एंड ईओआई। उसके बाद बिफोर आई गो फर्दर, आज मैंने नहीं चेक किया, चेक कर लेता हूँ मेरा बेइज्जती वाला अकाउंट इंटेंजिबल एसेट तो नहीं है ना पुत्र इसमें। नहीं है इस बार। अदरवाइज इंटेंजिबल एसेट अगर साइलेंट होता है तो हम गुडविल लेते हैं, और उसका इंक्रीज है तो वो परचेज ऑफ गुडविल कहलाता है, डिक्रीज है तो गुडविल रिटर्न ऑफ कहलाता है, एमोटाइजेशन जो ऑपरेटिंग में जाता है। डन। ना भगवान हमारा भला करे, वापस आते हैं अब हम अपने इस क्वेश्चन पे। बिल्डिंग प्रीमाइसेस डिक्रीज हो रहा है, जरा प्यार से देखना बच्चों। बिल्डिंग प्रीमाइसेस, क्योंकि मेरे को नोट्स टू अकाउंट तो सारे करने हैं ना मेरा बेटा। बिल्डिंग प्रीमाइसेस डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, डेप्रीसिएशन। रिमेंबर। और मैंने इंटेंजिबल एसेट में भी ये चीज बोली थी, गुडविल को छोड़ के पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स डिक्रीज हो रहे हैं टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। ये मैं इनकम टैक्स अपना दिमाग लगा रहा हूँ, हम उसे डेप्रिसिएशन एज्यूम करते हैं, बट अगर बहुत ज्यादा गैप है तब हम उसे सेल ऑफ पेटेंट्स या ट्रेडमार्क एज्यूम करेंगे। अदरवाइज डिक्रीज, चाहे वो टेंजिबल एसेट है चाहे वो इनटेंजिबल एसेट है, टू द एक्सटेंट ऑफ 10 to 20%, वी कंसिडर द फर्स्ट प्रायोरिटी। नो tangible asset can survive without, because depreciation is also because of afflux of time। तो जब भी आपका डिफरेंस क्रेडिट साइड पे बचता है एसेट अकाउंट में, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज depreciation, सेकंड प्रायोरिटी इज सेल, थर्ड प्रायोरिटी इज प्रॉफिट या लॉस, लॉस आता है उस तरफ। सो दिस डिफरेंस इज हार्डली इफ यू सी कमिंग आउट टू बी, अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हो, 4 लाख का 5%, 20,000, 5% तो आ रहा है। और इनकम टैक्स में बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन रेट ही 5% होता है। बहुत स्मार्टली फ्रेम क्वेश्चन। हम जल्दी जल्दी में पेपर में इसको क्या ले लेंगे, सेल। क्यों भाई, मैंने हमेशा बोला है टेंजिबल एसेट्स चाहे इनटेंजिबल एसेट्स, क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर बच रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी डिप्रिसिएशन। तो मेरे पास यहां पर आया पुत्र, बिफोर आई गो फर्दर, मैं भूल गया आज वो पॉइंट, इससे पहले मुझे वो पॉइंट डिस्कस कर लेना चाहिए था। इफ यू रिमेंबर, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पढ़ा रहे थे, पहले सारे नोट्स टू अकाउंट, एडिशन इन्फॉर्मेशन, और सबसे लास्ट में net profit before tax and extraordinary item, and then you start solving normally. Okay, now मेरे पास depreciation on premises, can I write it directly 20,000 बचा पार्टी, which will also go to operating plus, which will also go to operating plus। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। मेरा एनपीबीटी एंड ईओआई है 122 200, 132 200। नाउ एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अकाउंट हमने कौन सा बनाया था, पहला पॉइंट था डिविडेंड का, वो हम कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट हमारा किसका था, प्लांट एंड मशीनरी का। उस पे हमारा डेप्थ कितना था मेरा बेटा, उस अकाउंट से दूसरा तो परचेज निकल के आया था, कोई लॉस वॉस था नहीं। उसके बाद हमारे एडजस्टमेंट्स के अंदर अगर आप देखोगे, और कोई पॉइंट दिख रहा है पुत्र, इंटरेस्ट तो है नहीं इस क्वेश्चन में, देखो दूर दूर तक इंटरेस्ट तो है नहीं। मेरे ख्याल से और कोई आइटम बची नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग की, शायद नहीं बची। नहीं बची ना सिद्धार्थ, है ही नहीं पूरे सर क्वेश्चन में पुत्र, हम कर चुके हैं सारे नोट्स टू अकाउंट। सर बाकी था डेप्रिसिएशन ऑन प्रेमिस अच्छा, अभी तो कुछ हाँ वो मैं भूल गया, देखो वो मैंने बाद में लिखा ना इसलिए स्किप हो गया। पॉइंट नंबर 2, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग प्रीमाइसेस, हाउ मच वाज दैट,
दिस इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद आप इसमें क्या करते हो, ऐड डिक्री सॉरी एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐड डिक्रीज इन सीए, इंक्रीज इन सीए, डिक्रीज इन सीए, इंक्रीज इन सीए। तो देखना शुरू करते हैं बच्चों, थोड़ा सा गंदा है प्रिंट आउट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाद में देखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है 52,000, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है 52,000 बच्चों। 2 लाख और 148 है, 8 8 16 और 7, 48 है 46 है बच्चों। नहीं ये ठीक कह रहा है लड़का यार। 10 21 600 आ रहा है ना, 8 8 16 और 8 24, 24 और 7 31, नहीं ठीक कह रहा है। 148, 148 है। 148 तो 52,000 से डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद भगवान हमारा भला करे, इन्वेंट्री भी डिक्रीज हो रहा है, कितने से हो रहा है बच्चों, 31,600। 160 और 128 400, 128 130 ले लूं तो 30, 31,600, 31,600। करंट लायबिलिटीज देख लेते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो चुका है। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है, पकड़ लो उसको यहीं पे, 10,000। वो प्रोविजन फॉर टैक्स का बच्चों ट्रेड पेबल का प्रोविजन फॉर टैक्स से क्या लेने देने। प्रोविजन फॉर टैक्स अच्छा वो प्रोविजन फॉर टैक्स है, सॉरी 3 लाख है ना वो फिर। 29,600, यस यू आर राइट। माय बैड बच्चों, मैंने फिगर गलत देख लिया क्योंकि ऊपर नीचे है। 29,600, 5 3 8 2 10। फिर ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। डिक्रीज हो रहा है मेरा बेटा, डिक्रीज वाले तो सारे प्लस होते हैं ना बेटा। फिर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना। ये करंट लायबिलिटी है मेरा हाँ। बेटा। तो पहले इसको लिखो बच्चों, करंट लायबिलिटी था, मैं उसको करंट एसेट की तरह ट्रीट कर गया। दिस इज 83,600, 263,800 लेस इंक्रीज इन सीए, डिक्रीज इन सीए। ट्रेड पेबल कितने से डिक्रीज था पुत्र, 29। तेरह में से 9 गए 4, 5 में से 2 गए 3, 234,200। हाँ पुत्र, 5 में से 2 गए 3 ना बच्चों। ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो। मैंने कहा यार जो मैंने टैक्स पेड निकाला था, मैंने जो टैक्स पेड निकाला था उसमें 4600 तो किसका था, डिविडेंड का। तो मुझे इनकम टैक्स मैंने कितना पे किया, 51,400। तो अब जब मैं टैक्स पेड माइनस करूं तो 56 करूं या 51,400 करूं। सर ऐसे तो इसका भी ब्रेकअप बताऊं, 2 मिनट रुक जाओ, उसको भूल जाओ, बताऊंगा क्यों, उसका भी रीजन समझा दूंगा कि आपको मेजर किससे फर्क पड़ रहा है। मेड से फर्क नहीं पड़ रहा, पेड से फर्क पड़ रहा है। उसका रीजन अभी थोड़ी देर के बाद बता दूंगा। बट पेड पे जैसे ही आया मैं कॉन्शियस हो गया, मैं कहा यार मैंने 56 जो पे किया है उसमें 4600 तो डिविडेंड का है, और डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो डिविडेंड टैक्स शुड ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे आज यहाँ पे आप बात कर रहे हो बच्चों डिविडेंड टैक्स की, मेरे जैसा नालायक टीचर अगर पेपर बनाए, इस बार किसी ने नहीं बनाया मेरे जैसे नालायक ने, वो कैपिटल गेन टैक्स की भी बात कर देगा, जो मशीन बेचने पे आता है, जो बिल्डिंग बेचने पे आता है। तो वो टैक्स किस पे लगा, मशीन पे, तो वो किसको अफेक्ट करेगा, मशीन। उसका इनकम टैक्स से तो कुछ भी लेना देना। आज जैसे डिविडेंड टैक्स इज ऑन डिविडेंड, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, so that's why dividend paid should also be a part of। तो चलो बच्चा पार्टी आगे चलते हैं, भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक। वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग हाउ मच गाइस, यस बच्चा पार्टी, 51,400।
दो 30, दो 33, दो 34, 200। ये आ गया मेरा नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नंबर ए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी था ना, बता कितना था? एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके अलावा और कुछ था ही नहीं। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, उसके अलावा और कुछ था पुत्र? नहीं था मेरे ख्याल से। फिक्स एसेट से रिलेटेड और कुछ था ही नहीं मेरा बेटा। बिल्डिंग था वो डेप हो गया, मशीन था वो परचेज आ गया, सेल की बात हुई नहीं, खेल खत्म, पैसा आ जाए। कपड़े पहना दो, मैं भूल गया इसको पहनाना। सो दिस बिकम्स नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन कम्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आते ही मैंने कहा चलो शेयर कैपिटल देखो। शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है। तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितने से इंक्रीज हो रहा था? अच्छा, फिर आपने बैंक लोन की रीपेमेंट भी तो की है। कितनी की थी? अच्छा, आपने डिविडेंड भी तो पे किया है। अच्छा, आपने डिविडेंड पे टैक्स भी तो पे किया है। आई थिंक नाउ आई एम डन। लोन पे इंटरेस्ट की कोई बात हुई नहीं है, और कोई शेयर इश्यू एक्सपेंस अंडर राइटिंग कमीशन कुछ है ही नहीं। बताओ कितना आया बच्चों? 40, 40, 80, 86, 90,600 नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने मेड में कुछ चेंज नहीं है क्योंकि इफेक्ट सेम ही है, बस अलग अलग एक्टिविटीज बता रहे हैं। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी। अब यहां लाइन खींचूंगा। 9 और 6 15, 156 600 नेगेटिव का, और 182 200 पॉजिटिव का, है ना बच्चा? हाँ बच्चों, पॉजिटिव का या नेगेटिव का? ए प्लस बी प्लस सी जब आपने किया तो आपका रिजल्ट आ गया पॉजिटिव 26 200। सो विल राइट इट एज इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। विल राइट इट एज इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। फिर उसके बाद मेरा बेटा क्या करेगा? एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था मेरे भाई का? 1000। वो क्या कहते हैं ना पंजाबी में, मेरा जादू चल गया, बोले तो आंसर आ गया। अब मैं आपको बताता हूं, ऐसा करने पे सानवी आधा से एक नंबर, आधा नंबर कितने काटे। उसका रीजन मैं बता देता हूं क्यों। क्योंकि आपने प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर नहीं किया एक चीज। आपने प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर नहीं किया एक चीज का। वो क्या, मैं बताता हूं, वो जो था टैक्स मेड। आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, मैं कहा पहले हटा दो, देखो मैंने पहले पूरा हटा दिया। जब मैंने पहले पूरा हटाया, अगर आप ध्यान से देखो, आपकी लाइफ कितनी सॉर्टेड हो गई थी। आप भूल जाओ इस ब्रेकअप को। लाइफ सॉर्टेड, टैक्स मेड ऐड, टैक्स पेड माइनस, कुछ करना ही नहीं। तो आपने मेड ऐड कर दिया। बट जैसे ही मैं पेड पे आया, मैंने ब्रेकअप करा दिया। क्यों करा दिया? मैंने कहा बच्चों, जो मैंने टैक्स पे किया वो इनकम टैक्स थोड़ी है। उसमें थोड़ा इनकम टैक्स है और थोड़ा डिविडेंड टैक्स है। डिविडेंड टैक्स डिविडेंड पे लगता है, डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसीलिए उसको ब्रेक माइनस तो किया, क्योंकि पैसा जा रहा है, लेकिन अलग अलग जगह पे, क्योंकि इनकम टैक्स ऑपरेटिंग को अफेक्ट करता है और डिविडेंड टैक्स फाइनेंसिंग को अफेक्ट करता है। मेड को मैंने ब्रेकअप नहीं भी किया, मेरा आधा नंबर जाएगा। उसका रीजन है, डिविडेंड टैक्स को दिखाना तो अलग चाहिए ना। अब आप कहोगे सर डिविडेंड टैक्स आप ऐड क्यों कर रहे हो? मैंने कहा बच्चों, टैक्स मेड आप क्यों ऐड करते हो? एक बच्चा कहता है नहीं पता। मैंने कहा यार, एक बात बताओ, व्हाट इज द एंट्री फॉर टैक्स मेड?
स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू टैक्स, स्टेटमेंट ऑफ, ध्यान देना ये अपने स्कूल के मार्किंग स्कीम में होगा ना, मैं अपना आंसर बता रहा हूँ जो मैं सीए के लिए करता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू टैक्स, ये एंट्री होती है ना टैक्स मेड की, इसी की वजह से आप कहते हो हमारे प्रॉफिट कम हो गए तो अब एड बैक करो, विच इज कितना था बच्चों, मेड वाला ब्रेकअप के साथ। 61,446। ये टैक्स मेड की एंट्री की। अब आती है डिविडेंड का जो टैक्स पे किया, वो भी तो पहले प्रपोज होगा। जैसे डिविडेंड पे पहले प्रपोज होता है, जैसे टैक्स पेड से पहले मेड होता है, वैसे डिविडेंड टैक्स भी तो पेड से पहले मेड होगा। और क्वेश्चन ने डिविडेंड टैक्स का कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अलग से नहीं दिया, तो कहना है से जो मेड था वही, इसीलिए जब मैंने अकाउंट बनाया मेड के अंदर भी 4600 ही लिया। बट डिविडेंड टैक्स किस पे लगा, डिविडेंड पे, विच इज ए पार्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो उसकी एंट्री क्या होगी, सरप्लस। जैसे फंडामेंटल में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन होता है, यहां पे होता है सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू डिविडेंड टैक्स विच इज 4600। अगर आप मुझसे टेक्निकल ट्रीटमेंट पूछोगे ये एंट्री आएगी। इसकी वजह से भी करंट ईयर के प्रॉफिट, जैसे व्हाट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व की एंट्री, सर फंडामेंटल में पूछ रहे हो, मैंने कहा हाँ, कहता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू जर्नल रिजर्व। मैं कहा नहीं नहीं, मैं कंपनी अकाउंट्स में पूछ रहा हूँ, तो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू जर्नल रिजर्व। तो जो एंट्री मैंने अपने बच्चों को जर्नल रिजर्व ट्रांसफर की सिखाई थी, वही डिविडेंड मेड की भी लगेगी। इसकी वजह से भी करंट ईयर के प्रॉफिट कम हुए। देखो ना, नॉन कैश है, करंट ईयर के प्रॉफिट कम हुए तो मुझे उसमें वापस इसको ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सानवी सिद्धार्थ कौन सा प्रॉफिट चाहिए, लक्ष्य, द वन विच इज आफ्टर ऑल द चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। और उसकी वजह से मैं जो करता हूं बच्चों, मुझे नहीं पता आपकी स्कूल टीचर एग्री करे ना करे, ये जो प्रेजेंटेशन है पुत्र, अभी आप यहीं लिखे रहने देना, अगर आपकी स्कूल टीचर चेंज करे तो आप करना। इसमें से 4600 में कहा ऐड करना पसंद करूंगा, डिविडेंड के साथ। और यहां पर सिर्फ कितना रखना चाहूंगा, 61,600, क्योंकि टैक्स मेड चार्ज है, डिविडेंड मेड एप्रोप्रिएशन है। आई रिपीट, टैक्स मेड करना मुझे ऐड ही है, बट 66 प्रोविजन फॉर टैक्स मेड के नाम पे ऐड नहीं। इसमें से टैक्स मेड बीइंग इनकम टैक्स नीचे ऐड होगा, जहां पे 66 लिखा है उसकी जगह पे 600, और जहां पे मैंने डिविडेंड मेड और जर्नल रिजर्व ऐड किया था पुत्र 4600 वहां पे, इवेंचुअली तो आंसर विल रिमेन सेम। बट प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं जो मैंने अपनी लाइफ में अपने लिए सीखी है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू। स्कूल टीचर बोले नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं अलग करने की, एक ही जगह ऐड कर दो, अगर वो वैसी मार्किंग स्कीम दे, आई डोंट माइंड, मेरे उस आंसर पे कोई फर्क नहीं आता, बट फंडामेंटली मेरे दिमाग में आता है कि एक चार्ज है और एक, तो अगर आप वैसे करते सेपरेटली तो फिर फाइनेंसिंग में ऐड करते हो टैक्स में माइनस कर देते। फाइनेंसिंग में क्यों ऐड करता, अब आपको टैक्स मेड तो अभी डिविडेंड भी ऑपरेटिंग में ही ऐड होगा। डिविडेंड के साथ ऐड करने की हाँ, तो फिर नहीं नहीं बच्चों, डिविडेंड के साथ यहाँ पे ये वाली चीज क्या, सिर्फ एनपीबीटी में, वहां तो मैंने दिखा दिया ऑलरेडी, ये देखो, वहां तो मैंने दिखा ही रखा है। आप उसको अलग अलग पेमेंट दिखाओ या डिविडेंड प्लस डिविडेंड टैक्स करके इकट्ठा करके माइनस दिखाओ, बात एक ही है। रादर इसी तरह से दिखाओगे तो बेटर है, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो कैपिटल गेन टैक्स यूजुअली इन्वेस्टिंग में माइनस होगा और ऑपरेटिंग वो वाला आपका जो ब्रेकअप वैल्यू होगा माइनस और मेड प्लस ही होगा। तो बट कैपिटल गेन्स टैक्स तो चार्ज है तो वो बाद में प्लस होगा, पैट के बाद प्लस होगा। कैपिटल गेन टैक्स एक तरह से मेरे लिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ एसेट है, तो मैं उसको एनपीबीटी एंड यूआई में, तो बट कैपिटल गेन्स जैसे लॉस बाय फायर जरूरी नहीं वो हर बार हो, बट अगर तो मशीन लॉस बाय फायर गुड्स के अगेंस्ट है तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट है, एसेट के अगेंस्ट है तो वो, तो इसीलिए वो एनपीबीटी एंड यूआई में जाता है उसका क्लेम। बट सर जैसे अगर हमने कुछ बेचा उसमें कैपिटल गेन्स टैक्स तो होगा ही होगा, बट जरूरी नहीं है। उसका सबसे बेस्ट ये होता है, जैसे हम टैक्स के करते हैं, जो मैं सौहार्द्र को बताना चाहता हूँ, इनकम टैक्स शुड बी नेट ऑफ रिफंड ऑफ, सॉरी, टैक्स मेड एंड पेड शुड बी नेट ऑफ रिफंड ऑफ
इनकम टैक्स। सीधा नेट ऑफ कर दो, आपको उसको कहीं भी दिखाने की जरूरत नहीं है, तो उसको मैं वहां पे ही नेट ऑफ कर दूंगा सीधा। बट हम इसमें जैसे आप वो एनपीबीटी एनआईडी कैलकुलेशन कर रहे थे, कैपिटल गेन्स ट्रैक तो वो अप्रोप्रिएशन कर रहे नहीं, तो फिर तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मिलूंगा ना, बट वो पैड के बाद ही रहे। पैट के बाद, मतलब एनपीबीटी के बाद। डन। तो ये क्वेश्चन था बच्चों जो मुझे डिस्कस करना था। मैं कह रहा था मैंने किसी के पेपर में देखा है, इस साल जनरली डीएवी वाले डालते हैं, इस बार डीएवी वालों ने नहीं डाला, तो मंगलम भगवान विष्णु ने पूजा कर ली इसकी, है ना इशिता। बट अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, सिर्फ इन्वेस्टिंग में था क्या लिखने को, मेन तो उन्होंने इसी पॉइंट को चेक करने की कोशिश की, जैसे शेयर्स में बोनस इश्यू का पॉइंट डालते हैं तो वो फालतू की एडजस्टमेंट्स नहीं देते। जहां तक आपकी और मेरी बात है, फटाफट से एक डाउट और ले लेता हूं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए सो आ जाए, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना रहे हो, ओपनिंग बैलेंस लिखो, क्लोजिंग बैलेंस लिखो। मान लो आपका ये है 40, ये है 50, और नीचे एक एडजस्टमेंट है टैक्स मेड 60,000, 70 कर दिया, और इनकम टैक्स रिफंड 15,000। तो आप सीधा नेट ऑफ क्या कर लो, बस, इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं करना। नोट्स टू अकाउंट में इनकम टैक्स रिफंड हो ही नहीं सकता, इनकम स्टेटमेंट में हो सकता है और तो कहीं नहीं हो सकता। इनकम टैक्स स्टेटमेंट में हो सकता है, उसमें होगा तो उसकी वजह से करंट ईयर के प्रॉफिट बढ़ गए तो आप कम कर दो। सिर्फ मेड में नेट ऑफ करना, पेड में भी नेट ऑफ। जब मेड में नेट ऑफ किया तो पेड में ऑटोमेटिकली नेट ऑफ हो गया, और यहाँ पे अगर वर्ड पेड लिखा है मेरा पुत्र, तब भी आप 55 लो। तो जब पेड में नेट ऑफ किया तो मेड में भी ऑटोमेटिकली नेट ऑफ हो गया। कोई भी एक क्वेश्चन उठा के देख लेना, सॉल्व इलस्ट्रेशन में है, टीएस या डीके में पॉइंट दिया हुआ है, उसमें बस आपने यही करना है, अकाउंट बनाना है। पेड है तो पेड में से नेट ऑफ करके लिख दो, मेड है तो मेड में से नेट ऑफ करके लिख दो, ऑटोमेटिकली जो बैलेंसिंग फिगर है वो अपने आप ही नेट ऑफ हो जाएगा। जो हमारा रूल ऑफ लॉ होता है, गेम ऑफ थ्रोन होता है, दैट इज टैक्स मेड एज वेल एज पेड शुड बी नेट ऑफ रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं। थर्ड डाउट था बच्चों किसी बच्चे का, अगर कोई सुनना चाहता है तो सुन सकते हो, नहीं तो आप अपना अपना कर सकते हो। सर ये इलस्ट्रेशन होगा ना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। हाँ बिल्कुल सेम है, करके देख। इसमें इन्होंने देखो दिखाया था, देखो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यहाँ पे, और इसमें इन्होंने डिविडेंड पेड और पेमेंट फॉर टैक्स पेड इंक्लूड्स। अच्छा इन्होंने उसमें नहीं दिखाया, इन्होंने इन्होंने टैक्स में इकट्ठा ही रखा है वो, जो मैंने 66 का ब्रेकअप किया था ना मुझे एनपीबीटी में, बुक में इन्होंने इकट्ठा ही रखा हुआ। तभी मैं कह रहा था वो स्कूल टीचर से पूछ लेना, मैंने इसीलिए उसको स्प्लिट नहीं किया था। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अगर किसी को सुनना है तो सुन सकता है, नहीं तो आप अपना अपना कंटिन्यू कर सकते हो। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। न्यूमेरिकल ऐसे ही बना लेते हैं, छठ बड़ा। एक इमेजिनरी एग्जांपल बना लिया टू कवर अप एवरीथिंग, लेट से आपके डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, इस डिबेंचर का नाम है 10%। क्वेश्चन ने बोला आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 5 लाख। उसके बाद वो कहता है आपने डिबेंचर्स इश्यू किए एट पार ₹10 लाख। हेलो, हाँ अभी मैं क्लास में हूँ, अब मैं आई कैन टॉक टू यू अराउंड 12 o'clock। हेलो, आई सेड आई कैन टॉक टू यू अराउंड 12 o'clock। आई सेड आई कैन टॉक टू यू अराउंड 12 o'clock, आई एम इन द मिडल ऑफ अ क्लास। ऑल राइट, ओके। डिविडेंड, सॉरी, डिबेंचर इशूड एट पार ₹10 लाख, रिडीमेबल एट प्रीमियम। जानबूझ के डिफरेंट डिफरेंट केस डाल दिए। इसकी आप एंट्री लिख लोगे, लॉस ऑन इश्यू डेबिट कर दोगे और पीओआर क्रेडिट कर दोगे। फिर क्वेश्चन में उसने और मेंशन कर दिया, इश्यूड ₹6 लाख डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। बैंक टू बैंक लोन के अगेंस्ट ही किया होगा, तो एक एंट्री आ जाएगी बैंक टू बैंक लोन, और दूसरी एंट्री आ जाएगी डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। अब वो कहता है आप इसकी बैलेंस शीट बनाओ।
नाउ अगर वो बैलेंस शीट बनाने को कह रहा है, आपने ऑलरेडी एंट्री पास की हुई है, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। थेटिकली अगर आप पेपर में मान लो आ जाता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, देन दो ऑप्शन अराइज होती है। एक, फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी मैं नहीं करता एंट्री पास, क्योंकि वो झूठी मूठी का एसेट है, और झूठी मूठी की हमारे को वो ऑप्शन अवेलेबल होता है। और दूसरा ऑप्शन होता है रिकॉर्ड द एंट्री, जो हमने अभी की, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले ऑप्शन टू की, वेयर वी हैव इशूड एंट्री फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी। नोट्स टू अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, बैंक लोन या लॉन्ग नॉन करेंट लायबिलिटी में, नॉन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, सबसे पहले क्या लिखते हो बच्चों, बैंक लोन या डिबेंचर्स? जल्दी बताओ। डिबेंचर्स। डिबेंचर्स। नाम है 10% डिबेंचर। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 5 लाख। उसके बाद आपने कितने के डिबेंचर इश्यू किए? 10 लाख के। पार पे किए, प्रीमियम पे किए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज लाइबिलिटी इज ऑलवेज विद फेस वैल्यू। तो 5 + 10 15। उसके बाद कोलैटरल सिक्योरिटी कितना इश्यू किया? 6। तो जितने भी डिबेंचर है इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस आप ऐड करते जाओ, कितना बन गया? 21 लाख। माइनस, क्योंकि डिबेंचर सस्पेंस फेक एसेट था, उसके अगेंस्ट फेक लायबिलिटी थी जो इसमें इंक्लूडेड है। तो जैसे एसेट में से प्रोविजन फॉर डेट माइनस करूं या लायबिलिटी साइड पे लिखूं, बात एक ही है। ऐसे डिबेंचर्स में से डिबेंचर सस्पेंस माइनस करूं या उसे एसेट साइड पे झूठी मुठी का एसेट लिखूं, बात एक ही है। बट हम झूठी मुठी का एसेट अब लिखते नहीं है, जब से कंपनीज एक्ट 2013 में चेंजेस आए हैं। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे माइनस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस 6 लाख। और बैंक लोन अब आप लिख दोगे कितना था, लेट से बैंक लोन हमने लिया था एक्स 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 अमाउंट का, बस उसकी ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा सिक्योर्ड अगेंस्ट, अगर कोई प्राइमरी सिक्योरिटी की वैल्यू दी है वो, एंड ₹6 लाख डिबेंचर्स इश्यूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। दिस इज व्हेन यू आर पासिंग अ एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ऑप्शन वन, आप कहते हो कि मैं तो एंट्री पास नहीं कर रहा। अगर आप एंट्री पास नहीं कर रहे, तो आपके डिबेंचर का बैलेंस कितना आएगा? 15 लाख। जब मैंने झूठी मुठी का एसेट ऐड ही नहीं किया, झूठी मुठी की लायबिलिटी ही नहीं बनाई, तो अब मुझे माइनस डिबेंचर सस्पेंस करने की जरूरत नहीं है। कोई जमाना था, शायद वो जमाना वापस आ जाए। जस्ट टू चेक किस बच्चे को प्रेजेंटेशन आती है, बुक खोल के देख लेना। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी एज बाय टेकिंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके दोनों केसेस बता के आने हैं। ऑप्शन वन भी बता के आनी है और ऑप्शन टू भी बता के आनी है। हाइपोथेटिकल केस, 5 लाख का लोन ले लेना, 7 लाख की डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल, बस इतने। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझा रहा था। 3 से 4 नंबर के लिए बहुत बारी ये क्वेश्चन बोर्ड में आता था, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी बाय टेकिंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल। मैं तो कहता था लॉटरी लग गई, कुछ करने की। इंग्लिश थोड़ी सी पढ़ के, व्हेन प्राइमरी सिक्योरिटी इज नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट द लोन, वी इश्यू डिबेंचर as collateral security. The following are the accounting treatment. Option 1, no entry, as it is merely a hypothecation. Second, if we want to record, then the entry, and दोनों केसेस की सेपरेट बैलेंस शीट। एक में जहां इश्यू किया वहां ऐड भी किया और माइनस भी किया, और दूसरा केस ना ऐड किया ना माइनस किया, लोन मैंने लिया एक्स एक्स एक्स, बट यहाँ पे नरेशन फिर भी लिखनी पड़ेगी दैट इट इज सिक्योर्ड। तो नरेशन तो दोनों में लिखनी है, इट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। एक आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ लेता हूं, जब जब डिबेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम हो रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चन इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी का है, चाहे वो वेरियस केसेस ऑफ इश्यू है, चाहे वो एसेट टू लायबिलिटी टू वेंडर वाला है, पीओआर क्रेडिट होगा और लॉस ऑन इश्यू डेबिट होगा। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। आपने लोन लिया 10 लाख का, उसने बताया ही नहीं आपने कितने के डिबेंचर इश्यू किया एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो कितने के? 10 लाख। जैसे शेयर्स में करते हो, अगर कैंसिल लायबिलिटी 7 है तो री इश्यू के वक्त भी 7। सिमिलरली अगर बैंक लोन 10 लाख का लिया है और क्वेश्चन साइलेंट है, वी आर फोर्स टू एज्यूम हमने बेर मिनिमम 10 लाख के ही डिबेंचर इश्यू किए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। सेम क्वेश्चन जो वेद ने मुझे आंसर भेजा था,
डी के गोयल का क्वेश्चन नंबर 21, उसमें 6 लाख का लोन लिया है, बस इतना लिखा हुआ है, इश्यूड डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो हमने कितने के इश्यू की? 6 लाख के, जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम 1,30,000। तो दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी तरफ से। रेस्ट आप लोग अब जिसका जो डाउट है मैं लेता जाऊंगा। आज का जो मैंने बताना था